शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले इंजीनियरिंग की एक मिसाल की। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन आज के दिन को यादगार बना गया। भारत के इंजीनियर्स ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया के किसी और देश के इंजीनियर्स नहीं कर पाए। ये रेलवे ब्रिज इतना ऊंचा है कि इसके आगे फ्रांस का आईफिल टावर भी बौना लग रहा है। उद्घाटन के बाद जब इस रेल पुल से वंदे भारत ट्रेन गुजरी तो नजारा देखने लायक था और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। इस ब्रिज से जम्मू कश्मीर में न सिर्फ पर्यटन और कारोबार बढ़ेगा बल्कि पुल सेना की गति को भी शक्ति देगा। ये है हर हिंदुस्तानी को गर्व से भरने वाला क्षण। ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे शानदार तस्वीर है। ये समृद्ध हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत नजारा है। चिनाब नदी पर लहराता विजयी विश्व तिरंगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ देश का तिरंगा लहरा रहे थे बल्कि सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के सुनहरे कालखंड की मुनादी भी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर आए पीएम मोदी ने चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन किया और इसी के साथ दशकों का सपना साकार हो गया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इस ब्रिज की अहमियत और इसको बनाने की चुनौती कितनी बड़ी थी, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इसे बनाने के फैसले से लेकर उद्घाटन तक में 22 साल का समय लग गया। पीएम मोदी ने दुनिया को चिनाब ब्रिज की खासियत कुछ इस तरह बताई। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। चिनाब ब्रिज की खासियत बताने के साथ ही पीएम ने ये संदेश भी दे दिया, आज से जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत हो गई है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। महज 1315 मीटर लंबा चिनाब रेलवे ब्रिज 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का सबसे अहम पड़ाव है। इससे टूरिज्म और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट आसानी से और कम खर्च में कश्मीर जा सकेंगे। यानी ये न सिर्फ आकर्षण का नया केंद्र बनेगा बल्कि देश को आर्थिक मजबूती भी देगा। एक तो कश्मीर के लिए बहुत फ़ायदा है, दूसरा देश के लिए बहुत फ़ायदा है और जहाँ तक हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें वो तो ठीक है, हमारा मोबिलाइजेशन वगैरह और तेज़ हो जाएगा, लॉजिस्टिक सप्लाई और तेज़ हो जाएंगी और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी इस चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ ऑल राउंड ये बहुत फ़ायदा है और ये बहुत मुश्किल काम था इस प्रकार की ट्रेन सर्विस को चलाना और अभी ये शुरू हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ हमारे सरकार की और ख़ास करके हमारे इंजीनियर्स की ये बहुत बड़ी काबिलियत है। जम्मू को घाटी से जोड़ने वाले चिनाब पुल से ट्रेनों की आवाजाही होने से जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही ये पुल सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है क्योंकि ये एलओसी से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की गतिशीलता में सुधार होगा।
मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, ख़ास करके सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। देखिए, जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ख़ास करके कश्मीर की बात करते हैं, तो वो जो कश्मीर की पहाड़ियाँ, अगर आप लद्दाख की बात लें या कुपवाड़ा की बात लें या कहीं कहीं पर भी आप चले जाएं, वहाँ पर मटेरियल जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है सेना की, बेशक या ट्रुप्स का मूवमेंट भी है, सबसे पहले श्रीनगर आना पड़ता है और वहाँ से फिर आगे आगे जाके मूवमेंट फॉरवर्ड एरियाज़ को होती है। इससे पहले क्या होता था कि जो मूवमेंट होती थी, कॉन्वॉयज़ की मूवमेंट जम्मू से लेकर श्रीनगर तक बाय रोड होती थी और कॉन्वॉयज़ एक दिन लगा देती है, पूरा दिन, और उसके जब कॉन्वॉय चलती है तो बाकी ट्रैफिक जो है उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किसी करिश्मे से कम नहीं है। पहली बार देश में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चिनाब ब्रिज की लागत करीब 1486 करोड़ रुपए है। इसको बनाने में 29,000 मीट्रिक टन स्टील इस्तेमाल हुआ है। इसमें 46,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा है। नदी के तल से इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। ये ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को झेल सकता है। सबसे अहम बात ये कि ये पुल अगले 120 साल तक यूं ही खड़ा रहेगा। चेनाब नदी पर जो पुल बना है वह भी ऐतिहासिक इंजीनियरिंग मार्बल है। एफिल टावर जो कि दुनिया की शान माना जाता था, उस टावर को भी हम लोगों ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और ये जो पुल है वह 359 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा, कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा। कुल 29,880 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस चिनाब ब्रिज को बनाया है, जो कि सिस्मिक जोन 5 में है, लेकिन इसको इस ढंग से बनाया गया है कि भूकंप के तेज झटकों को भी यह बर्दाश्त कर सकता है। उसी तरह से वायु के दबाव में भी यह ब्रिज जो है वह अटल खड़ा रहेगा। और इसको डिजाइन जब किया गया है तो हम लोगों ने ध्यान रखा है कि यहाँ पर जो करीब 250 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती रहती है, उसका असर भी इस पुल पर न पड़े। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ दुल्हन की तरह सजी धजी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रीनगर के लिए रवाना हो गई। इतने सालों के बाद इस सपने को सच किया हमारे आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, रेल के सभी कर्मचारी, पार्टिकुलर की रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, उनका जो मेहनत, लगन, कठिन परिश्रम, उनका जो उनकी डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन से पॉसिबल हुआ है। ये आसान काम नहीं था, ये साधारण काम नहीं था। इस काम में कई चैलेंजेस थे, कई पहाड़ सख्त थे, कई पहाड़ नरम थे। आप जब गाड़ी में जा रहे हैं और जो आनंद की अनुभूति होती है, सुंदर मनोरम दृश्य देख के, त्रिकुटा पर्वतों से जब हम माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके निकलते हैं और हर वर्षवासी एक मनोरंजक यात्रा करके, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि हम विकसित दुनिया में आगे हैं। जम्मू बारामूला रेल लिंक पर ट्रेन सेवा की शुरुआत जम्मू कश्मीर के विकास के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस रेल लिंक के शुभारंभ से न केवल देश विदेश के सैलानियों को बेहद आसानी से कश्मीर पहुंचने का मौका मिलेगा, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कारोबार को भी पंख लगेंगे। शिवानी शर्मा, पीयूष मिश्रा और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले राफेल की। एक भारतीय कंपनी के साथ फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के समझौते के बाद हिंदुस्तान में राफेल की रीढ़ बनेगी। दसॉल्ट एविएशन ही राफेल फाइटर जेट्स बनाती है। चीन पाकिस्तान को ये सौदा इसलिए बेचैन कर रहा है क्योंकि ये पहली बार होगा कि फ्रांस के बाहर राफेल का मुख्य ढांचा बनेगा, जिसने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी अपना दमखम दिखाया है। पीढ़ी के फाइटर जेट राफेल की उड़ान, गर्जना और मारक क्षमता से हर कोई वाकिफ है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमकर गरजने और बरसने वाले राफेल ने अपनी तकनीकी क्षमताओं से पाकिस्तान को चौंका दिया था।
भारत के दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ इसकी जुगलबंदी ने दुश्मन देश के फाइटर जेट्स को उड़ने तक का मौका नहीं दिया था। फ्रांस से खरीदे जाने की वजह से राफेल पर अभी तक विदेशी होने का तगमा है, पर आने वाले समय में राफेल स्वदेशी होने जा रहा है। यानी अब हिंदुस्तान में बना राफेल एयरफोर्स की ताकत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ अब भारत सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। टाटा ने पहली बार दसॉल्ट के साथ फ्यूसलाज बनाने के लिए करार किया है और ये फ्यूसलाज रफाल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। फ्यूजलॉज यानी विमान का मुख्य ढांचा या शरीर, जिससे कॉकपिट, इंजन, पंख और पोश जुड़ी होगी। यानी राफेल का वो अहम हिस्सा जो मजबूती, गति और स्टेल्थ यानी दुश्मन के रडार से बचने की ताकत देता है। अब ये ढांचा भारत में ही बनेगा। इसके लिए राफेल को बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन ने भारत की एक बड़ी कंपनी से समझौता किया है, जो फ्यूजलॉज बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री लगाएगी। फ्यूसलाज यानी किसी भी फाइटर जेट का वो बॉडी पार्ट जो उसका अहम हिस्सा होता है। ये करार भारत में पहली बार किया गया है जब फ्रांस की एक डिफेंस मेजर दसॉल्ट ने टाटा के साथ ये करार किया है। 2028 से ये फ्यूसलाज बनाने का सिलसिला शुरू होगा और बताया ये जा रहा है कि हैदराबाद में इसके लिए प्लांट लगाया जाएगा। हर महीने लगभग 2 फ्यूसलाज बनाए जाएंगे। ये पहली बार है जब राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट का फ्यूजलॉज फ्रांस के बाहर बनेगा, वो भी भारत में। इस ऐतिहासिक समझौते से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की छवि को नया आयाम हासिल होगा। हैदराबाद में बनने जा रहे टाटा के इस प्रोडक्शन यूनिट से भारत दुनिया की एयरो स्पेस सप्लाई चेन का बड़ा और माहिर खिलाड़ी बन जाएगा। भारत की इसी उड़ान के लिए TASL यानी टाटा एडवांस लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन के बीच 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे न सिर्फ भारत में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि आर्थिक विकास और नए विदेशी निवेश होने की संभावना भी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी वजह से बहुत सारे और देश भारत में निवेश करेंगे, भारत के साथ मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ सालों में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तमाम ऐसे आयातित होने वाले डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और हथियारों पर रोक लगाई है जो भारत में ही बनाए जा सकते हैं। और इसी कड़ी में भारत की आत्मनिर्भरता की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी है और यही वजह है कि अब एविएशन सेक्टर में भी टाटा इतना बड़ा एक बदलाव लेकर आ रहा है, जिसके जरिए दसॉल्ट के लिए फ्यूसलाज भारत में बनाए जा रहे हैं। और ये फ्यूसलाज दसॉल्ट के द्वारा जो रफाल पूरी दुनिया में सप्लाई होंगे उन विमानों के लिए बनाए जाएंगे। तो वाकई में तमाम दूसरे देश अब भारत में निवेश करने को तैयार होंगे और डिफेंस इंडस्ट्री का ये विश्वास और भरोसा भारत को न सिर्फ और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालेगा। साल 2016 में भारत ने वायुसेना के लिए करीब 59,000 करोड़ में 36 राफेल लड़ाकू के लिए समझौता किया था। दिसंबर 2022 तक भारत को सभी 36 राफेल मिल गए थे। देश की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हुए राफेल के नौसेना वर्जन को खरीदने का फैसला हुआ है। इसी साल 28 अप्रैल को भारत ने करीब 63,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल M यानी राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया है। राफेल फाइटर जेट का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। भारत का ये योद्धा एक ही उड़ान में हवाई युद्ध, जमीनी हमला, टोही और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। राफेल फाइटर जेट सिंगल और डुअल सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त मौजूद 36 राफेल फाइटर प्लेन में 28 सिंगल और 8 डुअल सीटर हैं। यानी भारत के पास इस घातक और आधुनिक फाइटर जेट के दोनों ही विकल्प मौजूद हैं। राफेल का एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरे की तैनाती पश्चिमी बंगाल के हासीमारा बेस पे की गई है। जरूरत के मुताबिक भारत राफेल के किसी भी विकल्प को अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। आसमान में राफेल की मौजूदगी से भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। राफेल खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि
इस लड़ाकू विमान की लागत का करीब 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च किया गया है, जिसके कारण इसका पता लगाना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। राफेल फाइटर जेट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी ऐसा रडार लगा है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR भी है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल की अधिकतम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। 60 घंटे तक लगातार हवा में उड़ान भरने में सक्षम राफेल अपने साथ 24.5 टन का हथियार ले जा सकता है। राफेल महज 1 मिनट में 36,000 फीट से 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, लिहाजा मैदानी जंग में इसके शूट डाउन होने का खतरा भी बेहद कम है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। राफेल में स्कैल्प मिसाइल लगी है जो हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। मूविंग टारगेट को भी आसमान से निशाना बना सकने वाली स्कैल्प मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। स्कैल्प रात और दिन दोनों समय काम करने में सक्षम है। INS और GPS से लैस आधुनिक नेविगेशन सिस्टम वाली स्कैल्प मिसाइल की वजह से राफेल से हमला अचूक साबित होता है। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल मेट्योर राफेल को बेहद ताकतवर बनाती है। 190 किलोग्राम वजनी मेट्योर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। रैम जेट इंजन वाली मेट्योर अपनी तेज रफ्तार की वजह से राफेल को बेहद घातक लड़ाकू विमान बना देती है। ऐसे में टाटा की तरफ से भारत में ही राफेल का मुख्य ढांचा बनाने से राफेल की गुणवत्ता और बढ़ेगी। भारत की एरोस्पेस यात्रा में दोनों कंपनियों के बीच समझौता मील का पत्थर साबित होगा। मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये एक तो क्वालिटी होगी और दूसरा प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव होंगे। तो ये दुनिया की मार्केट जो है ये काफ़ी हद तक हम कैप्चर कर सकेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। मुझे लगता है कम से कम 5 साल कम है, कम से कम 10 या 15 साल लगेंगे इस एविएशन सेक्टर को मैच्योर होने के लिए। और ये काम प्राइवेट सेक्टर को जितना जल्दी और जितना ज़्यादा हम ले आए, ये मैं समझता हूँ देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। राफेल के फ्यूजलॉज को एरोस्पेस हब बनाएगी, जिससे LCA तेजस एमका जैसे फाइटर जेट्स के लिए तकनीक विकसित होगी। जाहिर है पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों की टेंशन बढ़ने वाली है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ते आगे बात अमरनाथ यात्रा की। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। आस्था के इस मार्ग पर चलने वाले तीर्थयात्रियों को 42 से 58 हजार जवानों का सुरक्षा कवच मिलेगा। 38 दिनों तक चलने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को ऑपरेशन शिवा नाम दिया गया है और इस साल की अमरनाथ यात्रा अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी में होने जा रही है और पहली बार यात्रा रूट पर जैमर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसाङ्गतो विवाया समरे पुण्डरीकाक्षं दवायाभ्यन्तरा। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा कवच तैयार है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पूरे अमरनाथ ट्रैक को अभेद्य बनाने की पुख्ता तैयारी की जा रही है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा तैयारी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पैदा हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। अमरनाथ यात्रा भयमुक्त और पूरी तरह सुरक्षित हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात करने का फैसला किया है। 38 दिनों तक चलने वाले अमरनाथ यात्रा के लिए किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों को नाम दिया गया है ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रा के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 581 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है, जिनमें 42,000 से 58,000 तक जवान और अधिकारी शामिल होंगे। इनमें सीआरपीएफ की 219 कंपनियां, बीएसएफ की 130, एसएसबी की 97, आईटीबीपी की 62 कंपनियां और सीआईएसएफ की 60 कंपनियां शामिल हैं। इनमें 156 कंपनियां पहले से जम्मू कश्मीर में तैनात थीं। 10 जून तक 425 नई कंपनियों को तैनात किया जाएगा।
हर एक कंपनी में 70 से 75 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इन सभी सुरक्षा कर्मियों को अमरनाथ यात्रा रूट पर तैनात किया जाएगा। इस साल की अमरनाथ यात्रा अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी में होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट पहलगाम और बालटाल पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती के साथ साथ अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों का भी पहरा रहेगा। अमरनाथ यात्रा के काफिले की सुरक्षा के लिए पहली बार जैमर लगाए जाएंगे, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सुरक्षा प्रदान करेगी। दोनों रूट हाई रेजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले 4000 सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेंगे। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। सारे सिक्योरिटी रूट का सिक्योरिटी ऑडिट किया गया है, डिजिटल मैपिंग की गई है। यात्रा रूट पर क्विक एक्शन टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, K9 डॉग स्क्वाड तैनात होगा। हर यात्री और पोनी राइडर का डिजिटल पहचान पत्र बनेगा। सभी वाहनों और तीर्थ यात्रियों को RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक से टैग किया जाएगा, जिससे उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी। यात्रा के दौरान मार्ग की निगरानी के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। काफिले के गुजरने के दौरान सुरक्षा के लिए यात्रा के दोनों रूट और नेशनल हाईवे की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। रूट पर ज्वाइंट PCR की तैनाती होगी। पूरा फोकस इस बात पर है कि बाबा बर्फानी के दर्शन की यह यात्रा तीर्थ यात्रियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और यादगार हो। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।